सिलेबस हीटर क्लासेस। और आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि टाइड्स क्या होता है, उसको अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि टाइड्स से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए टाइड्स स्टार्ट करते हैं। टाइड्स यानी कि बात कर रहे हैं हम वेव की बात कर रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य क्या क्या करती है, परिक्रमा करती है सन का। और पृथ्वी का परिक्रमा कौन करता है? तो इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको बोलते हैं मून। मून जो है पृथ्वी का करता है। लेकिन ये जो चीजें होती हैं ये होती कैसे है? सन क्या है, बहुत बड़ा स्टार है। अब इसका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, तो ये इसके ऑर्बिट में बधी हुई है पृथ्वी और इसका परिक्रमा करती है। इसी तरीके से मून जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बधा हुआ है और ये इसका परिक्रमा करता है। तो एक बात यहां निकल के आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, टाइड्स को जानने से पहले दो टर्म है जो हमें बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। एक है ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एक मिनट ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? अब जो पृथ्वी है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी। जैसे कि आप एक सर्कल ले लें, ठीक है, एक सर्कल ले लें और आप उसको रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे क्या होगा कि उसके बाहरी जो बाहरी इसका पेरिफेरी है उस पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा आउटर की तरफ, यानी कि सेंटर से पेरिफेरी की तरफ एक जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेम कंडीशन जो होता है पृथ्वी के केस में होता है। पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर रोटेट करती है तो एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो टाइड है उसके फॉर्मेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बहुत अहम रोल होता है। कहीं कहीं आपको दिया रहेगा रोटेशन, यानी कि पृथ्वी रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, इसीलिए तो ये फोर्स जनरेट हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं टाइड्स के फॉर्मेशन के लिए। तो आइए अब एक एक करके समझते हैं किस तरीके से टाइड्स का फॉर्मेशन होता है। सपोज कीजिए कि ये अपना अर्थ है, ये हमने बना लिया पृथ्वी। तो आप सभी को यह चीज अच्छे से पता है कि पृथ्वी पे 29% क्या है, तो लैंड है यानी स्थल है, और 71% क्या है, 71% है वाटर है। तो जब ये अपने एक्सिस पे रोटेट करती है पृथ्वी, तो होता क्या है कि जो इस पे वाटर है वो बाहर जाना चाहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, वो बाहर जाना चाहता है। सपोज कीजिए कि यहां पे पानी है तो ये क्या करेगा, इस तरीके से कुछ रहता है तो ये बाहर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो पृथ्वी है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग है कि इसको सेंटर की तरफ खींचता है, इसको चाहता है ये अंदर ही रहे, बाहर ना जाए, दूर ना जाए सरफेस से। जैसे कि आप सभी देखते हैं, हम अगर जो सरफेस से जंप करने की कोशिश करते हैं तो पुनः गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन के कारण ये बाहर नहीं पानी जा पाता है और ये बना रहता है ग्रेविटेशन के फोर्स के इफेक्ट के कारण। ठीक है, अब आगे होता क्या है, देखिए ये हमने बना दिया अच्छे से। अब ये जो पानी है, ठीक है, ये वाटर जो है ये बाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटेशन इसे अंदर खींच रहा है और जो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बाहर खींच रहा है। तो एक तरीके के यहाँ पे बैलेंस क्रिएट होता है और पानी बहुत ऊंचा नहीं उठ पाता है, नॉर्मल एक हल्का वेव बनता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। लेकिन समस्या तब होती है जब सन आ जाता है। अब देखिए जब सन एंटर कर जाएगा तो सन का ग्रेविटेशन, आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है। जब सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, यह इस पे जो पानी है उसको खींचने की कोशिश करेगा अपने तरफ। ये देखिए मैं बना रहा हूं ग्रेविटेशन, ये देखिए होता क्या है कि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की तरफ काम करता है, इधर से पानी इधर खींचने काम करेगा क्योंकि ये इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अपने तरफ खींचेगा, पृथ्वी का जो है ये अपने तरफ खींचेगा। तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स किसे लगेगा,
तो इधर हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ये हो गया। अब देखिए होता क्या है कि ये जब इसको अपने तरफ खींचेगा तो ये प्रभाव कहां तक रहता है, पृथ्वी के सेंटर तक रहता है, यानी कि सूर्य के जो ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव रहेगा वो पृथ्वी के सेंटर तक ही रहेगा, लेकिन इस साइड में नहीं रहेगा। तो होता क्या है कि ये इधर देखिए, अब पानी जो है धीरे 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 इधर थोड़ा थोड़ा सा उठ जाएगा। कितना उठ गया, ये देखिए थोड़ा सा उठ गया। ये तो हुआ सूर्य के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, लेकिन ये और ज्यादा पानी कब खींच जाता है। और देखिए एक चीज, जैसे जब सूर्य अपने तरफ पानी खींचता है तो पानी तो चारों तरफ है, तो इधर भी यहां पे क्या होगा, जैसे खिंचाव पड़ेगा, सपोज कीजिए आप एक बैलून ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और उसको आप एक तरफ खींचने की कोशिश कीजिए, तो बीच में क्या होगा, दबने लगता है, तो बीच में यहां पे क्या होगा, दब जाएगा। लेकिन यहां दबेगा तो एक कंपनसेट कैसे होगा, फिर इधर थोड़ा उठ जाएगा, हल्का सा बल्जिंग इधर आएगी, यानी कि थोड़ा सा पानी इधर की तरफ उठेगी, इधर भी वेव जनरेट होगी। ये चीज और इनहेंस हो जाता है जब मून आ जाता है। जब मून पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, यहां पे जब मून आ जाता है तो मून तो पृथ्वी से और पास है, सूर्य दूर था तो इसका प्रभाव कम था ग्रेविटेशनल फोर्स का, लेकिन मून जब पृथ्वी के पास से बहुत करीब है तो ये क्या होता है, ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स जब अप्लाई करता है तो ये जो बल्जिंग है, जो ये पानी है, इसका सतह थोड़ा और उठ जाता है, यानी कि बहुत ऊपर तक उठ जाता है। ये उधर भी स्थिति यही बनेगी, थोड़ा इधर भी बढ़ेगा। आप देखिए इधर उठ गया, जो इसको क्या बोलेंगे, इसी चीज को बोला जाता है हाई टाइड बोला जाता है, इसको बोलते हैं हाई टाइड। हाई टाइड या कहीं कहीं लिखा रहेगा स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड। हाई टाइड का मतलब होता है ज्वार। लेकिन ये जो घटना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही स्थिति बनती है कि मून ऐसे ही अलाइंड रहता है हमेशा पृथ्वी और सूर्य के बीच में, नहीं, मून की स्थिति बदलती रहती है। इसलिए एक स्थिति ऐसी बनेगी जब यहाँ पे हाई टाइड है तो यहाँ पे क्या बना है, लो टाइड है, लेकिन ये चीज रोटेट होकर यहाँ आएगा कितने देर बाद, तो ये आता है 6 घंटा 13 मिनट के बाद लगभग। ये स्थिति क्या होगी, ये रोटेट होकर यहाँ आएगा, क्योंकि जो ये मून है इसको पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो इसको लगते हैं 27 दिन। 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट और कितना लगता है, 11.5 सेकेंड लगता है। तो आप मोटा मोटी देख लेंगे कि 6 घंटा 13 मिनट के आसपास आएगा कि जब ये वाला जो क्षेत्र है पृथ्वी का, वो कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो एक बार यहाँ पे क्या, यहाँ देखिए अभी हाई टाइड बना, फिर ये जो यहाँ पे लो टाइड था यहाँ पे आएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो फिर हाई टाइड बनेगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, हाई टाइड है दोनों स्थिति में, और जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या बनेगा, लो टाइड बनेगा, यहाँ पे लो टाइड यानी कि भाटा बनेगा, ठीक है, लो टाइड। इसको नीप भी बोलते हैं। अभी अच्छे से इसको अलग एक मैप के माध्यम से देखेंगे। तो ये स्थिति बन गई, और हम देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं, आगे अब एक चीज और देखेंगे हम कि एक तो स्थिति ये हो गई, अब दूसरी स्थिति क्या होगी, ये जो घटना है ये होती कब है, तो उसको आप याद रखेंगे कि फुल मून। हाई टाइड कब बनता है, फुल मून के समय। दूसरा कंडीशन क्या है, फुल मून, और दूसरा है न्यू मून, यानी कि फुल मून का मतलब होता है पूर्णिमा, फुल मून का मतलब होता है पूर्णिमा, और न्यू मून का मतलब होता है अमावस्या। तो ये दो स्थिति होती है जब हाई टाइड बनती है। और लो टाइड कब बनेगा, तो 6 से 7 दिन बाद, 6 से 7 दिन बाद पृथ्वी पे, उसके बाद से क्या बनता है, लो टाइड बनता है। तो ये आप याद रखेंगे। आप लो टाइड को मैं बताता हूं किस तरीके से बनता है, अलग एक ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं इसको। तो ये है अपना पृथ्वी। अब जो मून था, पहले तो यहां था सन और पृथ्वी के बीच में, लेकिन अब मून की जो स्थिति है कहां हो गई है, मून अब आ गया ऊपर, मान लीजिए यहां आ गया।
फिर एक बार ऐसी स्थिति बनेगी कि मून यहां पे रहेगा, ठीक है। एक अलाइनेशन में इसको करते हैं। ये हो गया अपना सन, ये सन हो गया। तो अब आपने देखा कि जब मून सन और अर्थ के बीच में था तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, ज्यादा था। क्यों ज्यादा था, क्योंकि सन भी अपना ग्रेविटेशनल सॉरी सन भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा था अर्थ पे और मून भी कर रहा था, लेकिन और सेम दिशा में था। लेकिन अब क्या है कि ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री पे है। जब 90 डिग्री पे हो जाएगा तो यहां फिर केस आता है रिजल्टेंट वाला, यानी कि मून का रिजल्टेंट अगर जो हम इधर देखें, ठीक है, इधर है और सन का इधर है, तो क्या होगा इस स्थिति में, यहां पे देखिए अब मून सन के प्रभाव के कारण, ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण यहां बल्जिंग होगी थोड़ी सी, पानी इधर उठेगा और इस स्थिति में क्या होगा, यहां पे थोड़ा उठेगा क्योंकि मून जब इधर रहेगा तो यहां पे उठेगा। और जब सन का रिजल्टेंट यानी कि जब इस साइड में देखेंगे तो यहां पे कहां उठेगा, यहां पे थोड़ा सा बल्जिंग होगी, इसी हिसाब से नीचे भी होगा। तो आपने देखा कुछ इस तरीके का है, ठीक है। यहां पे क्या बन रहा है, फिर इधर बन रहा है, यहां पे, और 4 स्थिति ऐसी बन रही है जहां पे बन रहा है। तो ये जो टाइड का फॉर्मेशन है, मून जब 90 डिग्री पे रहता है तो क्या बनता है, उसको बोलते हैं नीप टाइड, उसको बोलते हैं नीप बोलते हैं, या उसको बोलते हैं लो टाइड। और अभी मैंने आपको बताया कि जो नीप या लो टाइड होता है वो कब बनता है, तो वो बनता है हाई टाइड के 6 दिन बाद, सॉरी हाई टाइड के मतलब जब यहां पे रहता है फुल मून के या न्यू मून के 6 से 7 दिन बाद ये स्थिति बनती है। लेकिन आप देखेंगे कि 24 घंटा में क्या होता है, अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 24 घंटे में हाई टाइड लो टाइड कितनी बार आते हैं, तो 1 से 2 बार हाई टाइड आते हैं। और आप देखे होंगे कभी भी आप बीच के किनारे जाएंगे, बीच का मतलब नाम आया तो आपके दिमाग में गोवा आया होगा, ठीक है, आप गोवा ही कंसीडर कर लीजिए। लेकिन आप देखें किस तरीके से होता है, तो पहले टाइड आती है, ठीक है, ये देखिए धीरे धीरे ये उठते उठते आया, ठीक है, उठ के आया। उसके बाद से क्या होता है, धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कब तक होता है, मान लीजिए 6 घंटा 13 मिनट तक ये स्थिति चलती है, तो ये बढ़ता है। उसके बाद से डाउन होता है, डाउन होने के बाद यानी कि 24 घंटे में 1 से 2 बार क्या होता है, हाई टाइड और लो टाइड, मैक्सिमम 2 बार आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो ये था पूरा। अब हम देख लेते हैं कि कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा सीधे कि नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड यानी कि हाई टाइड जो होता है उसमें कितने मतलब किस टाइप का अंतर रहता है, ठीक है, कितना % का अंतर रहेगा, इस तरीके से पूछेगा। तो सपोज कीजिए नॉर्मल टाइड है, नॉर्मल टाइड है, इसका अगर जो हाइट है, इसका हाइट है, अब ये तो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया है, लेकिन आप इस तरीके से समझिए कि नॉर्मल टाइड का रेंज है इतना, ठीक है, कितना है, सपोज कीजिए 10 मीटर का है। अब जो स्प्रिंग टाइड आएगा इससे 20% ज्यादा आएगा, इससे 20% हाइट ज्यादा इसकी हाइट रहेगी, इस तरीके से, ठीक है। अब 10 का 20% कितना हो गया, 2, यानी कितना हो जाएगा 12 मीटर का आएगा। अब जो स्प्रिंग टाइड आएगा वो 12 मीटर का आएगा, और नीप टाइड कितना आएगा, तो इससे 20% कम कर लीजिए, यानी नॉर्मल टाइड से 20% ऊपर रहता है, 20% ऊपर रहेगा कौन, स्प्रिंग टाइड, और 20% नीचे रहेगा उसे बोलेंगे नीप टाइड। नीप टाइड 20% यानी कि 8 मीटर का आएगा, ठीक है। कभी कभी आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया में कौन सा सबसे बड़ा, कहां पे सबसे बड़ा टाइड आता है, तो आप याद रखेंगे कि ये जो गुजरात का कोस्ट है, ये वाला, ये वाला जो है इसको बोलते हैं ओखा कोस्ट, ओखा कोस्ट है ये, ठीक है, ओखा कोस्ट है। तो यहां पे आता है मैक्सिमम हाइट का, भारत में जो टाइड आता है उसकी हाइट कितनी है, 7.2 मीटर है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे इसकी हाइट कितनी होती है। तो आपने सॉरी आज की क्लास में हमने टाइड्स को अच्छे से कवर किया, आप इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन जो भी यहां से आएगा एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।